आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम अध्याय 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता यानी कि फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस का भाग 2 कवर करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत हम आज किशोरावस्था के दौरान जो हमारी आहारीय शैली जो होती है, आहारीय जो पैटर्न होता है, उसके अंदर हम आहार से संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जो कारण होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतें जो हमें प्रभावित करती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आखिर में हम देखेंगे कि किशोर अवस्था के समय भोजन से संबंधी विकृतियाँ यानी कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें हो जाते हैं। इसमें हम 2 बीमारी पढ़ेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। किशोर अवस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य बनाए रखने में जो हमारा भोजन होता है वो बहुत ही अधिक महत्व रखता है। किशोर अवस्था के दौरान किशोरों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं ना, वो अन्य किसी भी अवस्था की आवश्यकताएं जो होती हैं उनसे बहुत ही भिन्न होती हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि किशोरावस्था के दौरान जो हमारी शारीरिक परिवर्तन और जो वृद्धि हो रही होती है वो बहुत तीव्र गति से हो रही होती है। इस दौरान जो हमारे भावनात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाने रखने में उचित पोषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था के दौरान खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित होने से भविष्य में मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया या कैंसर जैसी बीमारियों से लंबे समय तक बचा जा सकता है। ये बीमारियां हमें नहीं लगेंगी अगर हम भोजन संबंधी अच्छी आदतें रखेंगे तो चलिए इसी के आगे अब हम देख लेते हैं किशोर अवस्था में आहारीय संबंधी समस्याओं के कारण क्या क्या होते हैं। जो हमें आहार से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, आहार से संबंधित जो गलत आदतें हो जाती हैं, उसके कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला है भोजन में अनियमितता यानी कि इर्रेगुलर खाना खाते हैं हम। इसका कारण क्या होता है कि जो किशोर होते हैं ना, वो अधिकतर समय अपने घर से बाहर ही रहते हैं, या तो स्कूल में या कॉलेज में या ट्यूशन पे या मित्रों के साथ अपना समय बिताते रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, वो सही समय पर अपना भोजन नहीं करते हैं। दूसरा आता है दिन के किसी एक समय में भोजन को छोड़ना। यह आदत सबसे ज़्यादा मध्य तथा उत्तर किशोरावस्था के दौरान देखी जाती है। इस अवस्था के दौरान सुबह का नाश्ता ही वह आहार जिसे सबसे ज़्यादा छोड़ा जाता है और उसके निम्न कारण बाहर बढ़ा दिए जाते हैं कि समय की कमी है, शारीरिक भार कम करने के लिए हमें डाइटिंग करनी है। सुबह अधिक देर तक सोने की चाह के चक्कर में हम लोग सुबह देर से उठते हैं और फिर हमें जल्दी होती है हर चीज़ की, और भूख की कमी होने के कारण। जबकि वास्तविकता यह है कि जो सुबह का जो नाश्ता ना करने का जो सीधा नकारात्मक प्रभाव है, किशोरों की एकाग्रता, याद रखने की क्षमता और विद्यालय में अच्छे प्रदर्शन पे बहुत अधिक पड़ता है। इसके बाद अगला आता है स्नैक्स का अधिक सेवन, यानी कि हम जो स्नैक्स हैं, नमकीन, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, इसका बहुत अधिक सेवन करते हैं। अधिकतर जो किशोर होते हैं वह सामान्य भोजन की अपेक्षा स्नैक्स को अधिक प्राथमिकता देते हैं। वो स्नैक्स को खाना ज़्यादा अच्छा मानते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह का नाश्ता हो गया या दोपहर का भोजन ना कर पाने की स्थिति में वो क्या करते हैं, अधिकतर किशोर जो होते हैं स्नैक्स का सहारा ले लेते हैं। कभी कोल्ड ड्रिंक ले ली, कभी समोसे ले लिए, आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, मैक्रोनी, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रचलन में हैं। इसके बाद अगला आता है फास्ट फूड। किशोर अवस्था के दौरान पढ़ाई तथा अन्य कारणों से किशोरों का अधिकतर समय जो होता है वो अपने घर से बाहर मित्रों के साथ व्यतीत होता है, जैसे कि हमने ऊपर वीडियो पर डिस्कस करा था। ऐसे में वह मित्रों के साथ स्कूल में, रेस्टोरेंट में, किसी मॉल इत्यादि में क्या करते हैं, फास्ट फूड ग्रहण कर लेते हैं। और उन्हें ये बहुत पसंद भी होता है क्योंकि ये टेस्टी भी होता है और सुपरली ईजीली अवेलेबल होता है। ऐसे कुछ तथ्य भी हैं जिनके कारण फास्ट फूड जो उत्पाद है वो काफ़ी प्रसिद्ध होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि फास्ट फूड आज भी इतने प्रचलन में हैं, इतने ज़्यादा खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। अब अच्छे क्यों नहीं हैं ये जान लेते हैं। क्योंकि इसके अधिक सेवन से क्या होता है, ये कैलोरी युक्त होते हैं और इसके अधिक सेवन से हम मोटे होने की हमारी संभावना ज़्यादा रहती है, हम मोटे भी हो जाते हैं। और जो अधिकतर फास्ट फूड होते हैं उनके उत्पादों में नमक और सोडियम की मात्रा जो होती है बहुत अधिक होती है, और उससे क्या होता है, हमारा बीपी हाई रहने लग जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, बीमारी लग जाती है हमें उसकी। फास्ट फूड जो उत्पाद होते हैं उसमें विटामिन तथा खनिज, विशेषकर कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, फोलिक अम्ल के बराबर ना के बराबर ही होते हैं। मतलब उनकी मात्रा एक तरह से मान लो कि होती ही नहीं है। फास्ट फूड उत्पाद रेशों की मात्रा भी बहुत कम होती है, उसमें रेशे भी नहीं होते हैं। इसी कारण जो फास्ट फूड उत्पाद का है
अगर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमें कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है। अगला आता है इसमें अल्पाहार, या जिसे हम डाइटिंग भी कहते हैं। किशोर अवस्था के दौरान जो होता है ना, किशोर अपने शारीरिक आकार और भार को लेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं और बहुत जागरूक होते हैं। वह पतले शरीर को खूबसूरती, स्वास्थ्य एवं सफलता का पैमाना मानते हैं। वो सोचते हैं यही सब कुछ है भाई। मीडिया के संपर्क में आने पर उन्हें वजन कम करने के नए नए उपायों के विषय में पता चलता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, अल्पाहारी उनके लिए वजन कम करने का सबसे आसान और सस्ता उपयोग उन्हें लगता है। जबकि जो शारीरिक भार कम करने के लिए अधिकतर जो किशोर किशोरियाँ होती हैं वो अल्पाहार को ही अपना एकमात्र उपाय मान लेते हैं। अल्पाहार के दौरान किशोर किशोरियाँ जो होते हैं कई ऐसे उपाय अपनाते हैं जिससे क्या होता है, उनमें पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वह क्या करते हैं कि पूरे दिन भूखा रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो दवाइयाँ ले जाते हैं भूख कम करने के लिए या भूख को ख़त्म करने के लिए। ज़बरदस्ती पेट साफ करने के लिए वो दवाइयाँ खाते हैं। कृत्रिम तरीक़ों से ना उल्टियों करने को प्रयास करते हैं कि हम पतले हो जाएंगे उल्टी करेंगे तो, या खाना कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा है। इसके कारण क्या होता है कि हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और हमें शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं भी हो जाती हैं। अल्पाहार और डाइटिंग संबंधी समस्या को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित करें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली से मेरा मतलब यहाँ पे है कि नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ आहार पद्धति अपने डाइटिंग में शामिल करनी चाहिए। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगला आता है हमारा गैर परंपरागत भोजन पद्धतियाँ। अक्सर जो किशोर होते हैं वो गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाना पसंद करते हैं। वो उनका ऐसा करने का निम्न कारण होते हैं। पहला, स्वयं की अलग पहचान बनाना किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ऐसे में किशोर अपनी एक अलग गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाकर अपने मित्रों को, परिवार को, समाज के अन्य लोगों को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि वह दूसरे से कुछ हटकर सोचते हैं और करते हैं। इसी में दूसरा आता है गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाकर किशोर स्वयं को बड़ों के नियंत्रण से अलग दिखाना चाहते हैं कि हम उनके नियंत्रण में नहीं हैं। यह उनके लिए स्वतंत्र व्यक्तित्व की एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, बस, और कुछ नहीं। कई बार किशोर अपना शारीरिक भार कम करने या बढ़ाने उद्देश्य से गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाते हैं। तेजी से फलता फूलता खाद्य उद्योग भी प्रचार माध्यम द्वारा किशोरों को गैर परंपरागत भोजन पदार्थ जैसे कि चिप्स, चॉकलेट, रेड बुल इत्यादि खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार किशोरों को कुछ नया करने की चाह में भी वो गैर परंपरागत भोजन पद्धति को अपना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गैर परंपरागत जो भोजन पद्धति है वह किशोर अपनाकर कैसे अपना भोजन से संबंधित समस्याएं खड़ी कर देते हैं अपने सामने। आखिर इसके अंतर्गत आता है भोजन संबंधी विकार। कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों जैसे कि भय, चिंता, अकेलापन, अवसाद, परिवार के साथ सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण भी किशोरों में भोजन संबंधी व्यवहारात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं के कारण किशोर अक्सर ना या तो खाने से परहेज करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही खाने लगते हैं, अत्यधिक खाने लगते हैं। और कई बार खाली बैठने या तनाव के कारण भी किशोरों में भोजन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो किशोर अवस्था के जो दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण किशोरों की जो भोजन संबंधी आवश्यकताएं व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन आने लगता है। ऐसे में किशोरों के भोजन संबंधी व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि उन्हें उचित पोषण उपलब्ध कराया जा सके। अब इसके लिए हमें उन कारकों को जानना जरूरी है जो उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो पहले तो हमारे व्यक्तिगत कारक होते हैं और दूसरे बाहरी कारक, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत शारीरिक एवं क्रियात्मक आवश्यकताएं क्या क्या हैं, शारीरिक छवि कैसी है, व्यक्तिगत मूल्य एवं मान्यताएं क्या हैं, आहार संबंधी पसंद नापसंद क्या क्या हैं, मनोसामाजिक विकास कैसा है और स्वस्थ रहने के लिए किशोर अवस्था में किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बाहरी कारक कौन कौन से हैं। परिवार का स्वरूप कैसा है, पालन पोषण का तरीका कैसा है, परिवार का मित्रों का क्या प्रभाव है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताएं क्या हैं, मीडिया का क्या प्रभाव है, फास्ट फूड कितने पसंद नापसंद हैं, भोजन संबंधी सनक कैसी है, पोषण संबंधी कितना ज्ञान है और बाजार में तैयार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कितनी है। यह सब कारक जो हैं हमारे भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं और इन्हीं कारणों की वजह से किशोरों में भोजन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि किशोर अवस्था में होने वाली भोजन संबंधी विकृतियाँ कौन सी हैं।
यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स एट एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर हमारे कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। किशोर अवस्था जीवन काल की संभवतः सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें जो तीव्र शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक छवि का निर्माण भी हो रहा होता है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही हर किशोर और किशोरी की यही इच्छा होती है कि वह शारीरिक रूप से आकर्षक दिखे, गठीले दिखे तथा सुंदर दिखे। किशोर अवस्था के दौरान हर किशोर किशोरी का अपना एक आदर्श होता है, आइडल होता है, जैसे कि कोई एक खिलाड़ी उन्हें बहुत पसंद होगा या कलाकार या मॉडल जिसकी तरह वह बनना चाहते हैं। अपने आदर्श के समान दिखने की चाह में किशोरियां दुबली पतली होना चाहती हैं, जबकि किशोर स्वस्थ और सुडौल दिखना चाहते हैं। कई बार अपने शारीरिक स्वरूप को आकर्षक बनाने की चाह में किशोरों पर इस हद तक हावी हो जाता है, जो उनकी चाह होती है इस हद तक हावी हो जाती है कि उनमें भोजन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किशोर अवस्था के दौरान किशोरों में मुख्य रूप से निम्नलिखित भोजन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि यह भोजन व खान पान से संबंधित डिसऑर्डर या मानसिक रोग है, जो प्रारंभिक व मध्य किशोरावस्था में अधिक पाया जाता है। किशोरों में किशोर अपने शारीरिक स्वरों पर विशेष ध्यान देते हैं। किशोरियां जहां अपनी शारीरिक बनावट व आकर्षक देह के प्रति सजग होती हैं, वहीं किशोर भी अपने शरीर के सुडौल एवं स्वस्थ के प्रति अधिक ध्यान देते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण देख लेते हैं कि कॉजेस क्या क्या हैं इनके। एक तो है पहला जैविक कारण, यानी कि बायोलॉजिकल रीजन। अक्सर देखा गया है कि जिन किशोर किशोरियों के परिवार में यदि कोई एनोरेक्सिया से ग्रसित होता है तो उनमें इस विकार के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरा मानसिक कारण, ऐसे किशोर किशोरियां जो अधिक बुद्धिमान, विवेकशील और सभी कार्यों में प्रवीण होते हैं, वह यदि अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाते तो उनमें कई बार इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं और ये रोग उनमें कई बार देखने को मिल जाता है। तीसरा, परिवार का दबाव। अक्सर किशोर किशोरियों पर सुंदर सुडौल दिखने का पारिवारिक दबाव भी रहता है और इस कारण से वह इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। अब देख लेते हैं एनोरेक्सिया का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके शारीरिक प्रभाव क्या क्या हैं। शारीरिक प्रभाव में तेजी से कमी आ जाती है, जिसके कारण शरीर स्वरूप बहुत ही पतला प्रतीत होता है। किशोरियों के जो मानसिक धर्म में अनियमितता होने लग जाती है, यानी कि पीरियड्स में रेगुलर नहीं रहते हैं पीरियड्स उनके। उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास तथा कब्ज की शिकायत रहती है। कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग हो गया, मृत्यु हो गई, शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो गई, दांतों की समस्या, लार ग्रंथि में सूजन, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया और रक्त संबंधी बीमारियां होने की भी आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है इसके अंतर्गत। अब देख लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली चीज, बहुत कम भोजन खाते हैं ये और कई भोज्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाते हैं। वे समझते हैं कि उन्हें यह नुकसान पहुंचाते हैं। भोजन के ऊर्जा मूल्य व वसा की मात्रा में के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं हमेशा, कि कौन से ऐसे भोजन हैं जिनसे ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी और किन किन भोजन में कितनी कितनी वसा की मात्रा होती है। सामाजिक समारोह में जाने से हमेशा बचते हैं कि हम नहीं जाएंगे सामाजिक समारोह में। वजन कम करने के प्रयास जैसे कि भोजन के बाद गर्म पानी पीना, अधिक व्यायाम करते हैं। इसी के क्रम में आगे हम देख लेते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। पीड़ित को हमेशा लगता है कि वे मोटे हो गए हैं और इसलिए वह हमेशा वजन कम करने के उपाय बार बार सोचते रहते हैं मन में। किशोर संवेगात्मक रूप से कमजोर और स्थिर हो जाते हैं, जिसके कारण आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और वह निराशावादी हो जाते हैं। इस समस्या से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। कमजोरी व कम खाने की इच्छा इन्हें हमेशा होती रहती है। ये इनका मन हमेशा ये क्या करता है कि हम कम खाएं, हमें भूख ही नहीं है। और इससे बचाव के क्या कारण है, अब ये भी जान लेते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाकर हम इससे बचा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों को ठीक करना, उनके मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं हम उनको करेक्ट करें और ऐसे कारणों को दूर करना जिनके कारण वे ऐसा करने लगे हैं और उन चीज़ों की जड़ तक जाना कि किस कारण से उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, उन कारणों को ख़त्म करना, ये इसको ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अब इसी क्रम में हम अगली बीमारी जो पढ़ेंगे वो है बुलिमिया। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह भी भोजन व खान पान संबंधी समस्या ही है। इस स्थिति में किशोर क्या करते हैं, बहुत ही अजीब व अस्थिर व्यवहार करते हैं। कभी वे अत्यधिक खाते हैं और दूसरे ही पल वे अपने वजन को कम करने का प्रयास करने लगते हैं। इसके लिए वह भोजन के पश्चात उल्टी करना, एनीमा लेना, दवाई व व्रत उपवास जैसे तरीके अपनाते हैं। इस समस्या के लक्षण अधिकतर 13 से 14 साल की उम्र के किशोरों में दिखाई देते हैं। यह रोग मुख्य रूप से मध्य व उच्च वर्गीय परिवार के किशोरियों व महिलाओं में पाया जाता है।
इस रोग के लक्षण अधिकतर वजन घटाने या तीव्र डाइटिंग के पश्चात देखे जा सकते हैं। बुलिमिया के जो कारण है वो निम्न प्रकार से हैं। कई किशोर किशोरियां अपने वास्तविक शारीरिक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते, जिसके कारण वह इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। अगर वो मोटे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता वो मोटे क्यों हैं, और वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार अवसाद या निराशाजनक परिस्थितियों से सामना ना कर पाने की स्थिति में भी किशोर इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। फैशन, मॉडलिंग या अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की चाह में किशोर किशोरियाँ अपने शारीरिक स्वरूप को सुंदर, आकर्षक बनाए रखने का इतना दबाव हो जाता है ना उन पे कि वह इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि बुलिमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं, यानी कि लक्षण क्या क्या हैं। इस विकार से ग्रस्त जो किशोर होते हैं उनके खाने की इच्छा नियंत्रण नहीं हो पाती है। वह तब तक खाते हैं जब तक पेट में दर्द ना हो। वजन कभी तेजी से बढ़ता है तो कभी तेजी से घटता है। दांतों की ऊपरी परत एनेमल नष्ट हो जाता है, जिससे वह सड़ने और छिद्री हो जाते हैं। इसके बाद आता है बुलिमिया के जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं या प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं। पीड़ित व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में आ जाता है और वह अपना स्वाभिमान खो देता है। सामाजिक स्थिति में खुद को अटपटा सा या अकेला या शर्मिंदा महसूस करते हैं वो कभी समाज के सामने जब जाते हैं। कभी कभी वे ड्रग्स व शराब के आदी भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है बुलिमिया के शारीरिक प्रभाव क्या क्या हैं, यानी कि फिजिकल इफेक्ट। जबरदस्ती की गई उल्टी से पाचन तंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। खाने की जो नली होती है ना, या पेट, अनाशय या छोटी आंतों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इससे। पेट साफ करने की दवाई नियमित रूप से लेने पर पेट दर्द या कब्ज की शिकायत हो जाती है। बुलिमिया के कारण डिप्रेशन, किडनी में पथरी आदि भी हो सकता है। अब इस स्थिति का इलाज कैसे करेंगे हम ये जान लेते हैं कि बुलिमिया का किस प्रकार से इलाज करना चाहिए। मानसिक व्यवहार थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बुलिमिया का सबसे प्रभावी इलाज है। दूसरा है पोषण थेरेपी, भी कारगर सिद्ध होती है हमेशा। और तीसरा, चिकित्सा की सलाह पर डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।